नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होंडा के बारे में कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनी। बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहिए पर चलने वाली एक मशीन देखी जो फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर बच्चा बहुत ही हैरान हुआ। और यह जो बच्चा हैरान हुआ, इसका नाम सुचारू होंडा था। जापान के माउंट फ्यूजियामा के करीब एक छोटे से गांव में होंडा का जन्म हुआ था। इसके माँ बाप पेशे से लोहार थे और पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का भी काम करते थे। सुचारू होंडा से पहले उसके 5 भाई बहनों का जन्म हुआ था, जो किसी बीमारी की वजह से मर गए थे। लेकिन अब पूरे परिवार को लगता था कि अगर कुछ परिवार में कर सकता है तो वो केवल होंडा है। और होंडा का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, बल्कि वो अपने पापा के साथ साइकिल रिपेयरिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था। जब होंडा की उम्र 16 साल हुई तो उसने न्यूज़पेपर में एक जॉब आर्टिकल देखा, जो आर्ट शोकाई नाम की टोक्यो ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन का था। वहां पर एक टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट थी और होंडा ने जॉब के लिए लेटर लिख दिया। और खुशकिस्मती से वहां से पॉजिटिव रिप्लाई आया और होंडा को टोक्यो बुला लिया गया। होंडा ने अपना घर और स्कूल छोड़ा और वह आर्ट शुकाई सर्विस स्टेशन पर मैकेनिक का काम करने के लिए पहुंच गया। लेकिन वहां जाने के बाद उसको कुछ और ही मिला। उससे वहां पर साफ सफाई करवाई जाती थी सर्विस स्टेशन की, और यहाँ तक उसको बेबी सीटिंग का भी काम दिया गया। लेकिन होंडा अब वापस घर नहीं जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाई छोड़ चुका था और अपने माँ बाप को भी फेस नहीं कर सकता था। काफी दिनों तक इस तरह का काम करने के बाद आर्ट सुकाई ने उसको होंडा के वर्कशॉप में काम देना शुरू किया। और काम के चंद महीनों में ही वो उस आर्ट सुकाई सर्विस स्टेशन में सबसे फेमस मैकेनिक बन गया, क्योंकि उसको ऑलरेडी इस तरह के काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। होंडा ने पुरानी गाड़ियों के इंजन का इस्तेमाल कर रेसिंग कार बनाई, और वो रेसिंग कार उस टाइम की सबसे बढ़िया रेसिंग कार होती थी। परंतु होंडा को उस रेसिंग कार में इंजीनियर का काम भी करना पड़ता था, क्योंकि जो उसने डिज़ाइन क्रिएट किया था उसका कोई इंजीनियर भी नहीं था। ये रेसिंग कार उस टाइम फर्स्ट पोजीशन जापान में लेके आई। इस वजह से थोड़ा आर्ट स्काई मैकेनिकल सर्विस स्टेशन का भी नाम जापान में आगे आने लगा। नेक्स्ट ईयर 1928 में आर्ट सुकाई ने एक और सर्विस स्टेशन खोलने की बात की, जिसको स्टार्ट किया गया। और उस सारे सर्विस स्टेशन का कामकाज होंडा के हाथ में दे दिया गया। वो सर्विस स्टेशन एक वर्कर से स्टार्ट किया था, और 1 साल के अंदर अंदर वहां पर 23 वर्कर्स जो थे काम करने लग गए थे। अब होंडा एक बहुत ही ब्रिलियंट मैकेनिक और रेस ड्राइवर बन चुका था। उसने इस महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, जिसने जापान की सभी स्पोर्ट्स कार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और नेक्स्ट 20 ईयर तक यह जापान में रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए थी। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट में उसकी लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गई और शोल्डर डिसलोकेट हो गया। चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। न तो मैकेनिक का काम कर सकता था और न ही रेसिंग का। अब कई महीने तक जब वह दोबारा ठीक होकर आर्ट सुकाई सर्विस स्टेशन पहुंचा, तो वह रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता था, बल्कि उसने अपना एक आइडिया अपने मालिक के पास पेश किया, जिसमें बताया गया कि वो स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम शुरू करे। लेकिन आर्ट सुकाई के जो जो स्टेक होल्डर थे, उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। अब होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेंगे।
उसने 1936 में 30 साल की उम्र में अपने दोस्त के साथ मिलकर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली। जो उसका दोस्त था उसका नाम था शिचायरू काटो। शिचायरू काटो को उस कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया गया। होंडा को चलाने के लिए इसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो दिन भर आठ सुकाई में काम करता और रात को अपनी कंपनी के लिए खुद के पिस्टन इंजन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीने तक इस रूटीन को फॉलो करता रहा। इसको कोई कामयाबी तो नहीं मिली, उल्टा लगातार शिफ्ट ज़्यादा करते करते वह कमज़ोर होता चला गया। जब उसको लगने लगा कि पिस्टन इंजन नहीं बन रहा है, तो उसने फाइनली 1936 में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और 1939 में जब वहाँ से पास आउट होके आया तो उसने फुल टाइम पिस्टन इंजन बनाने स्टार्ट किए। उसने सबसे पहले 50 डिज़ाइन तैयार किए जो उस टाइम टोयोटा कंपनी के सामने प्रेजेंट किए गए। टोयोटा ने 50 में से 47 डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिए और केवल 3 ही डिज़ाइन जो थे टोयोटा को पसंद आए। जब ये डिज़ाइन रिजेक्ट किए गए तो उसके बाद होंडा को बड़ा बुरा लगा और उसको जिस तरह की उम्मीद थी वो सारी पानी में बह चुकी थी। उसके बाद होंडा ने डिसाइड किया कि वो पूरे जापान की अलग अलग फैक्ट्रीज में जाएंगे और किस तरह के इंजन वहाँ पे डिज़ाइन किए जा रहे हैं उस सब चीज़ की सर्वे स्टार्ट की। काफ़ी सालों तक वो अलग अलग कंपनी में गए और उनमें किस तरह के इंजन्स बनाए जा रहे हैं ये सब चीज़ें उसने जाके देखनी स्टार्ट की। जब टोयोटा के लिए 3 डिज़ाइन तैयार किए जा रहे थे तो उस दौरान होंडा ने 2000 वर्कर को हायर किया था। लेकिन सबसे बुरा तो होंडा के साथ जब हुआ जब 1941 में जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री कर गया। जैसे ही जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री की तो पूरे का पूरा जापान गवर्नमेंट के अंडर आ गया, जिसमें सुचारू होंडा की जो कंपनी थी उनके लोगों को मिलिट्री में ज़बरदस्ती हायर कर लिया गया और इस तरह जो काम चल रहा था वो नेक्स्ट 3 ईयर के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया। 1944 में तो और भी बुरा हुआ कि जो सुचारू होंडा की जो फैक्ट्री बनी हुई थी उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक किया और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सारा डिस्ट्रॉय हो गया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए गए। अब होंडा के पास कुछ नहीं बचा था, सब चीज़ खत्म हो चुकी थी। जो भी एसेट उसके पास बचे हुए थे सुचारू होंडा ने 4,55,000 येन में टोयोटा को बेच दिए। उस समय जापान की इकोनॉमी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इसी तरह थोड़े थोड़े काम कर जापान का गुजारा चल रहा था। लेकिन सुचारू होंडा अपनी आदत से मजबूर एक बार कहीं पे विजिट कर रहे थे तो उनको जापान की इंपीरियल आर्मी का एक छोटे सा इंजन मिला, जिस इंजन का यूज वो वायरलेस मैसेज भेजने के लिए करते थे। उसके बाद सुचारू होंडा ने उस इंजन को यूज किया और एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो जापान के इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए हैं उस दौरान कोई गाड़ी या बाइक वगैरह बिकना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने उस इंजन को एक साइकिल में फिट किया। जैसे ही साइकिल में फिट किया तो सबसे मेन बात तो ये हुई कि साइकिल में फिट करने के बाद लोगों की डिमांड लगातार बढ़ने लग गई। अब उसको कुछ पुराने इंजन मिले, लेकिन उस कुछ पुराने इंजन से सबकी रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट नहीं की जा सकती थी। यदि बल्क में इंजन बनाने थे तो उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने पैसों के लिए 18,000 लोगों के पास ओपन लेटर लिखे और 18,000 लोगों में से 3,000 लोगों ने होंडा के ऊपर पूरा विश्वास किया, डोनेट किया और उन्होंने इंजन बनाने स्टार्ट किए। इस तरह जापान की सबसे पहली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की होंडा ने, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी, जिसमें सबसे पहले उसने इंजन से चलने वाली साइकिल बनाई। 3 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद 1958 में होंडा ने सुपर कब के नाम से अपनी बाइक लॉन्च की। यह बाइक इतनी फेमस हुई कि 1960s में उसने हार्ले डेविडसन की जो बाइक थी उनको सेल में पीछे छोड़ दिया।
अब होंडा का सारा ध्यान स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर था, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक उस दौरान पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट होती थी। इसलिए उसने पहली बार 1962 में अपनी दो स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की, जिसमें से एक स्पोर्ट्स बाइक ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फर्स्ट पोजीशन गेन की और वो होंडा की थी। 1960s में होंडा उस समय सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 1968 में उसने बाइक की 1 करोड़ यूनिट सेल कर दी थी। 60 इयर्स के सुचारू होंडा को कामयाबी मिलने लगी। उसके बाद धीरे धीरे वो कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ने लगे, लेकिन लोगों ने उनको एडवाइस दी कि कार मैन्युफैक्चरिंग में जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनियां उस समय जापान में थी, जिनका नाम टो और निसान है। लेकिन सुचारू होंडा ने किसी की नहीं सुनी और पहला पिकअप ट्रक बनाया, जिसका नाम T63 था। वो फेल हो गया। 1972 में होंडा ने होंडा सिविक के नाम से अपनी पहली कार लॉन्च की। 1980s में होंडा मोटर्स दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने लगी। वो धीरे धीरे पूरी दुनिया के ऊपर छाते चले गए और 1983 में उन्होंने होंडा से रिटायरमेंट ले ली और फाइनली 5 अगस्त 1991 को सुचारू होंडा इस दुनिया को छोड़कर चले गए।